हेलो। देखो, पिछले वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस करा था कि भाई भारत का कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र अंग्रेजों के टाइम पर कैसा था, यानी कि इसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। आज की वीडियो के अंदर हम उसको थोड़ा आगे ले जाएंगे और दूसरे एस्पेक्ट के अंदर भारत की इकोनॉमी को समझने वाले हैं। वैसे कहे तो भाई ये उस वाले वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। तो अगर आपको ये वाला भी पसंद आता है और आगे जुड़ना चाहते हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब आप कर सकते हो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। देखो, भारत प्राचीन समय से ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, चाहे वो मुगल टाइम की बात कही जाए या फिर कहे तो भाई भारत के जो खुद के शासक थे उनकी बात कही जाए। यहाँ पर चीजें जो है वो अच्छी क्वालिटी की बना करती थी, हाथ से बनी हुई चीजें, कलाएं वगैरह भारत की जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी। तो भारत जो है वो एक एक्सपोर्ट करने वाले देश की गिनती में आता है। हमारी जो प्राचीन से प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, अगर वहां पर भी देखे तो भाई भारत की जो संबंध है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ में देखे जाते हैं। हम उस टाइम पर भी उस सभ्यता के साथ में कांटेक्ट में थे, हमारी चीजें वहां तक सप्लाई जो है वो करी जाती थी। तो भाई सोच सकते हो कि भाई अंग्रेजों के आने से पहले तक भारत की एक्सपोर्ट करने की क्षमता क्या रही होगी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में भारत का एक्सपोर्ट जो है वो लगभग खत्म हो गया दूसरे देशों के साथ में। ऐसा क्यों? मैंने कृषि क्षेत्र में बताया था कि भाई भारत में अंग्रेज जो है वो रॉ मटेरियल के लिए कृषि के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहे थे और वो उन्हीं फसलों को उगाने के लिए कहते थे जिससे रॉ मटेरियल प्राप्त हो सके, यानी कि व्यापारिक फसलें। अंग्रेजों ने भारत की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नीति वगैरह थी उस टाइम पर, उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस करे हैं। अगर भारत किसी दूसरे देश के साथ में व्यापार करता है, मान लो कि भाई हमारे पड़ोसी देश जो है जैसे श्रीलंका था उस टाइम पर, अगर हम उससे व्यापार कर रहे हैं तो भाई कोई भी चीज आदान प्रदान हो रही है तो भाई उसमें टैक्स बहुत ज्यादा लग रहे थे। अब अगर किसी चीज पर टैक्स लगे, कोई चीज महंगी पड़े तो भाई आप उस चीज को नहीं खरीदोगे या फिर वो आपकी चीज अफोर्डेबिलिटी से बाहर भी हो जाएगी। तो भाई इस चक्कर में भारत की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली जितनी भी नीति थी या फिर जितना भी दूसरे देशों के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो लगभग खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। हमारा आधे से भी ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो इंग्लैंड के साथ में ही हो रहा था। इंग्लैंड भारत से कच्चा माल ले रहा था और वहां की फैक्ट्रियों में एंड प्रोडक्ट्स बना रहा था और बाद में वही एंड प्रोडक्ट्स जो है वो भारत के मार्केट में आकर बेचे जा रहे थे, क्योंकि भाई अंग्रेजों ने भारत के अंदर औद्योगिक विकास बिल्कुल नहीं करा था। तो भाई यहाँ पर वस्तुओं की कमी थी, स्वदेशी वस्तुएं नाम की मिलती थी। तो भाई जो लोगों की डिमांड थी, लोगों की भी नीड होती है बेसिक, तो भाई वो सारी नीड जो है वो अंग्रेज वहां से चीजें बनाकर लाकर भारत के अंदर बेच रहे थे और कमा रहे थे हमसे ही। उस टाइम पर भारत जो है वो रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन, ये 4-5 चीजें जो है उनका मेजर एक्सपोर्टर रहा और ये सब चीजें जो है वो इंग्लैंड के साथ में ही बेची जाती थी। बाकी आसपास के हमारे पड़ोसी देश जो है जैसे कि श्रीलंका हो गया, चीन हो गया, अंत तक आते आते इनसे भी हमारा थोड़ा व्यापार जो है वो शुरू हो गया था। अंग्रेज इनसे भी थोड़ा बहुत व्यापार हमको करने देते थे और उसमें मैक्सिमम चीजें जो है वो चाय पत्ती वगैरह जैसी चीजें आती थी। रॉ मटेरियल लेने के बाद में अंग्रेज जो है वो भारत के अंदर सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और जो भारत में छोटे छोटे कारखाने लग रहे थे उन कारखानों में यूज होने वाली मशीनें जो कि एकदम लो क्वालिटी की हुआ करती थी, उसका इंपोर्ट जो है वो हम अंग्रेजों से कर रहे थे। सिंपल वर्ड्स में कहे तो भाई अंग्रेजों ने भारत के साथ में आयात और निर्यात दोनों के अंदर एकाधिकार जमा रखा था। दूसरे देश के साथ में हमारा कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो नहीं होता था। भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो एक पॉइंट आया, ये टाइम लगभग था 1869 के आसपास का, जब सुएज नहर पहली बार ओपन हुई। उसके बाद में भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो और भी सख्त हो गया। पहले अंग्रेजों को अफ्रीका वगैरह घूम कर आना होता था भारत में और सामान वगैरह ले जाने में दिक्कत होती थी, लंबा रूट था, तब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट दूसरे देशों के साथ में भी होता था। लेकिन ये जब शॉर्ट रूट हो गया सुएज नहर बनने के बाद में, तो फिर उसके बाद में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट अंग्रेजों के साथ तक ही लिमिट रह गया। भारत का जो विदेशी व्यापार था यानी कि दूसरे देशों में व्यापार अंग्रेजों के टाइम पर बिल्कुल खराब अवस्था में था। देखो, भारत के अंदर सबसे पहली जनगणना जो है वो 1881 के अंदर करी गई। फिर हर 10 साल के अंदर भारत के अंदर जो है वो जनगणनाएं होती रही। 1921 तक जो जनगणनाएं हुई उसके अंदर बस जनसंख्या को ही कैलकुलेट करा जाता था। इसके अलावा जो भी दूसरी चीजें थी जैसे कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, शिशु मृत्यु दर क्या है, साक्षरता दर क्या है, इन सब का डेटा उतना अवेलेबल नहीं है। लेकिन 1921 के बाद से जो है वो इन सब डेटा को भी कलेक्ट करना शुरू करा और उसके बाद के डेटा जो है वो हमारे पास में अवेलेबल है। 1921 के सेंसस के हिसाब से भारत की जनसंख्या उस टाइम पर ना तो बड़ी थी और ना ही भारत की जो आर्थिक समृद्धि थी यानी कि पर कैपिटा इनकम कह लो या फिर ओवरऑल जीडीपी कह लो, ये बिल्कुल कम थी। जहां किसी देश के विकास के लिए उसकी साक्षरता यानी कि कौन कितना पढ़ा लिखा है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो भाई अगर उसी नंबर को देखे तो भाई भारत की साक्षरता उस टाइम पर खाली 16% थी। और ये तो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। अगर मैं महिलाओं की साक्षरता दर की बात करूं, अगर आपको नहीं पता साक्षरता दर किसको कहते हैं, तो मैं लिटरेसी रेट की बात कर रहा हूँ।
वो खाली 7% थी या फिर उससे भी कम थी। भारत के अंदर ना तो अच्छे हॉस्पिटल आपको देखने को मिल रहे थे, ना ही कोई ऐसी फैसिलिटी थी ताकि आपको अच्छा इलाज मिल पाए। लोगों के पास में साफ पानी नहीं था पीने के लिए, और समय समय पर भारत के अंदर महामारियां जैसी चीजें भी फैलती हुई जा रही थी, जिससे उस टाइम पर एक साथ में बहुत सारे लोगों का मर जाना ये आम बात थी भारत के लिए। देखो, किसी भी देश की एज जाननी हो, यानी कि ओवरऑल वहां का इंसान कितने साल तक जीता है, तो भाई उसके लिए देखा जाता है जीवन प्रत्याशा को। आज के टाइम पर हमारी जीवन प्रत्याशा जो है वो 70 वर्ष के आसपास है। एग्जैक्टली अगर एनसीईआरटी के हिसाब से कहें तो भाई वो 69 ईयर की है। लेकिन अगर मैं अंग्रेजों के टाइम पर जीवन प्रत्याशा को देखूं तो भाई वो खाली 44 वर्ष के आसपास थी, यानी कि एवरेज मृत्यु की एज जो है वो उस टाइम पर मात्र 44 साल थी। शिशु मृत्यु दर देखो, यानी कि अगर कोई छोटा बच्चा अगर यानी कि वो बड़ा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, अगर उसकी रेट को देखा जाए तो भाई वर्तमान में अभी 1000 बच्चों में से अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो भाई उसमें खाली 33 ही मरते हैं, और ये भी अभी थोड़ी ज्यादा है। लेकिन उस टाइम पर अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे थे तो भाई उसमें 218 बच्चों की डेथ जो है वो हो जा रही थी। इसी के साथ में अगर मैं हर साल की ओवरऑल सकल मृत्यु दर की बात करूं, यानी कि हर साल 1000 जन्मे बच्चों के ऊपर मरने वाले की संख्या की बात करूं तो भाई वो भी एकदम कम नहीं थी, वो भी बहुत ज्यादा थी। उसका डेटा अगर मेरे को मिले तो भाई आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाकी ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है कि भाई हम इसको और भी जान पाए। साथ ही में भारत की गरीबी कितनी थी इसका भी आकलन हमारे पास में नहीं है। लेकिन अगर मैं जितनी चीजें हमको पता है अगर उससे एनालाइज करूं तो भाई उस टाइम पर भारत की गरीबी जो है वो पूरे भारत के दौर के हिसाब से सर्वोच्च स्थान पर थी। सिंपल वर्ड्स में कहे तो भाई भारत अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था अंग्रेजों के वक्त। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए, ये भी एक पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे किसी भी देश के विकास के बारे में पता चलता है। तो भाई ये भी भारत में इतना कुछ खास नहीं था। अंग्रेजों के टाइम पे हमने रेल का विकास करा, डाक सेवा का विकास करा, बंदरगाह का विकास करा। सुनने पे कितना बड़ा लगता है, ये सेवा उस टाइम पर भी अवेलेबल थी, लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं थी। इन सबके विकास के पीछे उद्देश्य था अंग्रेजों को सुविधा देना, ताकि अंग्रेज जो है वो भारत से कच्चा माल आसानी से ले जा सके इंग्लैंड तक, जो कि बंदरगाहों की मदद से हो रहा था। भारत की आंतरिक सीमा के अंदर माल को इधर उधर करना है तो भी उसके लिए रेल का विकास करा गया, और सूचनाएं एक अंग्रेज से दूसरे अंग्रेज तक पहुंचानी है तो भाई उसके लिए डाक और तार जैसी व्यवस्था जो है वो शुरू करी गई थी। देखो, जब अंग्रेज नहीं थे भारत के अंदर तो भाई भारत के अंदर तब रोड नहीं थी। ये एकदम सिंपल सी और एकदम फैक्ट वाली बात है। लेकिन अंग्रेज आने के बाद में वर्ल्ड भी धीरे धीरे विकास करता गया। वर्ल्ड के अंदर नई नई इनोवेशन जो है वो आती गई, रोड वगैरह अच्छी अच्छी बनने लगी। लेकिन अंग्रेजों ने भारत के अंदर इतने कुछ खास रोड नहीं बनाए। जितने भी रोड अंग्रेजों ने बनाए उन रोड का उपयोग खाली अंग्रेजों की सेना के आवागमन के लिए, और जो भी कच्चा माल वो बंदरगाहों या फिर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना चाहते थे उसके लिए ही उन्होंने करा, ताकि उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। बाकी भारत के लोग ये सब चीजें यूज कर कर खुश होंगे या फिर उनको सुविधा मिलेगी, ये कुछ भी जरा भी उद्देश्य में नहीं था उनके। हाँ, आज आपको भारत में जो रेल वगैरह देखने को मिलती है इसका उद्देश्य भले ही अंग्रेजों को जाता है। तो भाई इसने ना दो तरह से विकास करे। एक तो भाई अंग्रेजों को सुविधा दे दी माल इधर उधर करने में, साथ ही में भारत के लोगों को लंबी यात्रा करने में भी थोड़ी बहुत मदद जो है वो दे दी। और रेल की मदद से ही भारत में व्यावसायीकरण जो है खास करके कृषि क्षेत्र के अंदर वो भी बढ़ गया था। और अंग्रेजों की एक व्यवस्था थी डाक सेवा। ये डाक सेवा जो है वो भारत के लोगों के लिए थोड़ी सी सुविधा बनकर सामने आई। इसके अलावा अंग्रेजों ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट करे वो भारत के लोगों को इतने कुछ खास साबित नहीं हो पाए। तो बस ये थी इकोनॉमी की पूरी डिटेल जो कि अंग्रेजों के टाइम पर भारत के अंदर हुआ करती थी। चाहे वो कृषि क्षेत्र की बात करो, चाहे वो उद्योग क्षेत्र की बात करो, सेवा क्षेत्र की बात करो, विदेशी व्यापार की बात करो, सबकी हालत जो है वो भारत के अंदर खस्ता थी अंग्रेजों के टाइम पर। अंग्रेज बस भारत को ऐसे नोचना चाहते थे, या फिर आपने वो ग्लूकॉन डी का ऐड देखा होगा जिसमें सन जो है वो किसी बच्चे के ऊपर स्ट्रॉ डालकर ऐसे चूसता है उसके एनर्जी वगैरह को। तो सेम वही टाइप था कि भाई अंग्रेज भारत के अंदर स्ट्रॉ लगा करके भारत की आर्थिक व्यवस्था को या फिर भारत की जो धन वगैरह है उसको ऐसे चूस रहे थे बैठ करके। बाकी यहाँ के लोग क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, इनका विकास कैसे होगा, उसके बारे में उनको कोई भी लेना देना नहीं था। जब अंग्रेज गए भारत से तो भाई भारत की आर्थिक व्यवस्था कह लो या फिर भारत की स्थिति कह लो, ये कुछ इस टाइप की थी जिनको मैंने इन 2 वीडियो के अंदर डिस्कस करा। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो आप बता सकते हो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर। कुछ कमी वगैरह लग रही हो या फिर वीडियो थोड़ा ऐसे लीनियर कंडीशन में नहीं हो तो भाई वो भी आप मेरे को बता सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई आप लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब आप कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।